जुल्फी भाई को कैसे मिले? जुल्फी भाई ने मुझे कहा ज़हूर ये गाना हम कोक स्टूडियो पे नहीं लेके आ सकते। ये गाना कैसे जन्म लिया हरकले सॉन्ग? हरकली का ये जो ड्राफ्ट अभी आप देख रहे हैं वाला बहुत ज्यादा अलग था। ज़ीका अफरीदी साहब ने कहा था ये कौन सी पश्तो है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। अफरीदी भाई ने वीडियो मेरे ख्याल में नहीं देखी। कोक स्टूडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम पश्तो में लिखा है। अगर ज़ीका अफरीदी भाई इससे डिसएग्री करते हैं तो वो अपना म्यूजिक निकाले, मैं अपना म्यूजिक निकालूं। कोक स्टूडियो के फर्स्ट एवर पश्तो सॉन्ग को कंप्लीट होने में कितने साल लगे? जुल्फी भाई ने हरकले के सिंगर ज़हूर को कैसे ढूंढा? ज़हूर के लिखे किस गाने पे जुल्फी भाई ने कहा कि कोक स्टूडियो पे ये गाना नहीं चल सकता? ज़हूर का सिंगिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ज़हूर का फर्स्ट एवर इंटरव्यू एंड तक जरूर देखें। ज़हूर साहब संग चल दे हरकले खुशामदीद। हरकली टू यू टू। ज़हूर, हर कोई जानना चाहता है कि ज़हूर का ताल्लुक कहाँ से है? मैं मर्दान से हूँ। अच्छा, दारा दहुए लोग कमेंट कर रहे हैं आपकी वीडियोस के नीचे कि ये तो लकी मरवत की पश्तो है और जो लकी मरवत से ताल्लुक रखते हैं वो कह रहे हैं हमें तो ये ज़बान समझ आ रही है पश्तो की, लेकिन बाकी पश्तून कह रहे हैं हमें इनके लिरिक्स की समझ ही नहीं आ रही जो आपने गाई हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि लकी मरवत के लोगों को लैंग्वेज पसंद आ रही है और ये जो मेरी लैंग्वेज है वो तो खैर मर्दान की पश्तो है, पिशावर की पश्तो है। बट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिरिक्स क्या है। और मैं बिल्कुल मतलब इससे एग्री करता हूँ कि किसी को मतलब कुछ चीजें समझ आ सकती है, कभी किसी को नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पहला जो है पश्तो का ओरिजिनल गाना है जो कोक स्टूडियो की तरफ से जो है ना फीचर हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होती है। ताजवन और जमाजवन बल शांतरे। अभी इसका अगर इनडायरेक्टली मतलब ले लें तो इसका मतलब है कि तुम जैसे जिंदगी गुजारते हो, मैं जैसी जिंदगी गुजारता हूँ वो अलग है। तो ये अभी कॉम्पोजिशन पे बिठाने के लिए, कॉम करने के लिए हम इसको थोड़ा बहुत मेटाफोरिक करते हैं। ये हर एक कल्चर में होता है, ये चीज हर एक म्यूजिक सीन में होती है। तो इस वजह से ये इस तरह से साउंड करता है कि जुवन जमा जुवन दस्ता बेल शांति थे, मतलब तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी अलग है। तुम जिस तरह से जिंदगी गुजारते हो, मैं जिस तरह से जिंदगी गुजारता हूँ वो अलग है। हर कली इज्जत का वमसड़ा पर दरवाजे, मगर मैं तुम्हें दिल के दरवाजे खोल के हर कली कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है। ये इस फर्स्ट पोर्शन में पठानों का जो सबसे पश्तूनवली का सबसे बड़ा पिलर है हॉस्पिटैलिटी और ननवाते, उसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसके बगैर मतलब पख्तूनों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई मतलब हम पश्तो बोलने वाले को पठान ज्यादा नहीं समझते, जो ये उसूलों पे ज्यादा उतरते हैं उसको पठान समझते हैं। और मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ तो मेरे उसूल ऐसे हैं। गाना कब से स्टार्ट किया है, कितना अरसा हो गया है गाना सीखे हुए और गाते हुए? मैंने ना तो गाना सीखा है और ना ही मैंने किसी से लिरिक राइटिंग सीखी है। सही है, मैं इमोशंस का बंदा हूँ और मैं इमोशंस पे ऑपरेट करता हूँ। मैं आर्ट से जुड़ा हुआ बंदा हूँ और मुझे म्यूजिक ऐसे दिखता है कि ये आर्ट कि ये मतलब हमारी इमोशंस की एक नरेशन है। मतलब हम जैसे फील करते हैं वैसा ही गाना लिखते हैं, वैसा ही म्यूजिक बनाते हैं, वैसी कॉम्पोजिशन बनाते हैं। क्या बात तो मैंने ना तो किसी से सीखा है और स्टार्ट मैंने यूनिवर्सिटी से लिया था आल्दो, और स्टार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हमारी रैगिंग शैगिंग होती थी यूनिवर्सिटी में। तो मतलब रैगिंग का तो आपको पता है कि किस तरह से होती है। तो हमारी काफी ज्यादा लीथल किस्म की रैगिंग होती थी। अच्छा। तो उससे बचने के लिए मतलब मैं सीनियर्स को कहता था मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो मुझे बिठा देते थे, आ जाओ यार ज़हूर एक आर्टिस्ट है, और जब मैं गाना गाता था तो उन्हें पसंद आता था। तो वहां से फिर मैंने कवर्स गाने स्टार्ट किए। एक्चुअली में मेरा एक बैंड था, तो मुझे म्यूजिक का काफी शौक था और मेरे बैंड को शौक नहीं होता था, मतलब एज सच वो गाने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अच्छा। जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मैं करना चाहता था म्यूजिक और वो बॉयज इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, उनमें थोड़ा सा ईगो भी आ जाता था और ये चीजें भी। तो मुझे एक दोस्त था मेरा, वो रैप करता था, दोस्त ने मुझे बिठाया, मुझे कहता है ज़हूर तुम अपना कुछ क्यों नहीं लिखते। उस टाइम पे एमएनएम का एक एल्बम आया हुआ था रिवाइवल। उसने मुझे कहा ज़हूर एमएनएम ने जो है ना बहुत इतने ज्यादा पेजेस जो है ना लिख लिए हैं कि उसने एक कंटेनर भरा है उससे और उस पे रिवाइवल लिखा हुआ है। इट वाज लाइक क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी, यार व्हाई नॉट आई गिव इट अ ट्राई। तो बस वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मेरा दोस्त अभी भी मुझे कहता है, उसका नाम उस्मान है, वो मुझे कहता है कि ज़हूर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से लिखोगे।
कोक स्टूडियो का हर कला सॉन्ग तो आपका फेमस हुआ, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा गाना जो कि फेमस हुआ हो? मैंने ज़ल्मी के साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने उनकी कॉम्पोजिशन की है, उनकी राइटिंग की है। मैंने एक कोलैबोरेशन नॉटी बॉय के साथ किया इससे पहले 2022 में ही वो हुआ था। अच्छा। अगर किसी को नॉटी बॉय का नहीं पता, वो एक रिनाउंड यूके बेस्ड प्रोड्यूसर है जिन्होंने विल स्मिथ के साथ कोलैबोरेट किया है, विज खलीफा के साथ और बियॉन्से के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया है। जुल्फी भाई को कैसे मिले, कहाँ मुलाकात हुई, इस गाने के बारे में कैसे आप लोगों ने डिस्कशन की, ये गाना कैसे जन्म लिया हर कला सॉन्ग? जुल्फी भाई का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, मुझे कहा था ज़हूर हाय हाउ आर यू। मैंने कहा ज़हूर जुल्फी भाई मैं ठीक, आप बताएं। तो उन्होंने फिर कहा कि यार मैंने आपका गाना सुना है लफ्ज़ूना एंड आई थिंक यू हैव समथिंग इनक्रेडिबल, हम मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे कह रहे थे कब आ रहे हो, मैंने कहा कल। अगर फिर हम परसों मिले, सही है, वहाँ पे बैठे हैं साथ में। जुल्फी भाई ने मेरा गाना लगाया लफ्ज़ूना, वो कह रहे थे ज़हूर तुम जब कहते हो वावरा, उसका पहला लफ्ज़ है वावरा, तो मुझे तुम्हें सुनना पड़ रहा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैंने कहा जुल्फी भाई इसका मतलब यही है कि मुझे सुनो। तो सीन ये था कि जुल्फी भाई ने मुझे कहा ज़हूर ये गाना बहुत बेस्ट है, ये जबरदस्त है, सही है, मगर अभी तुमने कुछ और बना के लेके आना है और इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। ये गाना हमको स्टूडियो पे नहीं लेके आ सकते, तुमने कुछ और बना के लेके आना। तो मैंने कहा जुल्फी भाई आई वोंट लेट माई सेल्फ डाउन, मैं खुद को नीचे नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद मैं गया और लिटरली मुझे उस पॉइंट तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने बनाना क्या है। चीजें होती रही, फिर जुल्फी भाई को मैंने गाना भेजा। जुल्फी भाई को बहुत ज्यादा हरकली पसंद आया। हरकली का ये जो ड्राफ्ट अभी आप देख रहे हैं, इस पे 2 साल की मेहनत हुई है। पहला वाला बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब अलग था, बहुत अलग था। तो फिर जुल्फी भाई ने कहा कि बस यही गाना था जिसको मैं देख रहा था, यही वो चीज थी जिसको मैं देख रहा था। फिर प्रोसेस में बाकायदा जुल्फी भाई मेरे साथ बैठे हैं। मेरा एक दोस्त था हिदायत मरवत, जिसको मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू देखा था, जिसे मतलब मुझे बहुत ज्यादा अजीब किस्म का लगा था कि यार मतलब ये ज़ीक अफरीदी का इंटरव्यू मेरे ख्याल में आपके साथ हुआ था। बिल्कुल हुआ था। ज़ीक अफरीदी साहब ने कहा था कि ये कौन सी पश्तो है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही, जब पश्तून हो के मुझे समझ नहीं आ रही तो बाकी लोगों को कैसे समझ आएगी। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कही थी, उन्होंने हरकली के सारे टीम पे एक उंगली उठाई थी, जो कि मतलब ज़ीक अफरीदी की तरह एक इंटेलेक्चुअल बंदा, मैं ज़ीक अफरीदी भाई का बहुत ज्यादा दिल से एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से मेरे घरों में गाने प्ले हुए हैं उनके, सही है, शादियों में प्ले होते हैं, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। बीबी शीरी ने उनका जो गाना है फेमस, उस पे तो हम अतड़ मारते हैं, वो तो हमारा कल्चरल सॉन्ग है। बिल्कुल, हाँ जी, एग्जैक्टली। उनके जमाने में बीबी शीरी नहीं हुआ करता था, हमारे जमाने में हरकली हुआ करता है। मेरे ख्याल में ज़ीक अफरीदी मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे काफी दोस्त भी है जिनके म्यूचुअल दोस्त हैं। मैंने उनसे काफी तारीफें सुनी है, मतलब ज़ीशान परवेज जो कि तू झूम पिछले सीजन में उन्होंने डायरेक्ट किया था, और फिर मिलेंगे उन्होंने डायरेक्ट किया था, वो पेशावर के ही हैं। मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने ज़ीक अफरीदी भाई की बहुत ज्यादा तारीफें की थी कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। फरहान बोगरा मतलब जो कुमारियान के लीड रुबाब प्लेयर है, तो उन्होंने भी मुझे बताया था। मैंने कहा मेरे माइंड में काफी ज्यादा वो था, मगर मुझे इस इंटरव्यू के बाद मतलब इतनी हैरानी हुई है कि यार ज़ीक अफरीदी भाई ने वीडियो मेरे ख्याल में नहीं देखी, मतलब क्या सीन है। उन्होंने मेरे ख्याल में काफी जज्बात में आके ये आपको ये बात कही है कि इसमें तो कुछ भी, मुझे सिर्फ एक बूढ़ी औरत मुझे नजर आई है और इस तरह का सीन। मैं कुछ सवाल रखूंगा ज़ीक अफरीदी भाई से कि क्या ज़ीक अफरीदी भाई सवाबी को ऑन नहीं करते? सवाबी के जो छेल है जो उसमें शो हुआ है, एक औरत ने वो पहना हुआ है और वो उस पिलने को जो है ना, वो मेहमान आई हुई है, सही है, रहमा जो है ना वो मेहमान आई हुई है, और उसे पिलने का वो धुआं जो है ना छिड़क रहे हैं कि उसे नजर ना लगे, ये मेहमान है, ये सबसे ज्यादा प्रीशियस है। तो क्या उनको सवाबी को वो ओन नहीं करते? क्या केपीके का हिस्सा नहीं समझते कि सवाबी को फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन मिली है, सही है, उनके जो चादर है जिसकी एक हिस्ट्री है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की एक दलील है, सही है। मुझे नहीं लगता ज़ीक अफरीदी भाई जहाँ पे मतलब बड़े हुए हैं उन्होंने ये चीज की है, मगर मैंने लकी मरवत में मेरे दोस्त हिदायत मरवत ने सेट पे जितने भी पठान थे उन्होंने अखी बाबा के किस्से के साथ बहुत ज्यादा लिंक किया है। हम जब बच्चे होते थे ना तो हम मुंह पे कालक लगाते थे, अच्छा, और घरों पे घूमते थे, और हम एक किस्सा था हमारा, सही है, वो हम रिपीट करते थे
और फिर हमें गंदम के दाने मिलते थे, सही है। मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। हमें आटा मिलता था यहाँ पे, सही है। हम घर में जाके उससे हलवा बनाते थे, वो हम खाते थे, फिर उस पर हम दुआ करते थे। असल में मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ म्यूजिशियन, कि यार पठानों का इतना प्लेन क्यों दिखाया जाता है। मतलब बस उन्होंने वेस्टकोट ही पहना होगा, बस सिर्फ सादे कपड़े ही पहने होंगे, बस ही सिर्फ पठान बच गए। ये जो लकी मरवत में ये बॉयज हैं, सही है, ये जो ऑल द वे लकी मरवत, जिनको ये लोग लोफर लफंगे समझते हैं, मैं उसे आर्टिस्ट समझता हूँ। और सबसे मेजर चीज, कोक स्टूडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम पश्तो में लिखा है। एक और चीज, जीक अफरीदी भाई ने भी ये बात कही है कि ये तो पश्तो नहीं है, ये तो अंग्रेजी है। ओ जीक अफरीदी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कॉम्प्लीमेंट, कि मैंने पश्तो जो है ना, पश्तो को ये पॉसिबिलिटी दे दी है कि पश्तो भी जो है ना अंग्रेजी की तरह साउंड करती है। मैं पश्तो को ग्लोबल बनाना चाहता हूँ। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ अपने लोगों की ये वाइब्रेंट कलर्स को, मैं अपने लोगों को देखता आ रहा हूँ कि मेरे लोगों में कितना डिप्थ है, सही है, और उन्हें कितना प्लेन दिखाया जाता है। मैं इससे थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। मैंने पश्तो के ऑथेंटिक रॉ चीजें निकालनी है, यही मेरा गोल है। अगर जीके अफरीदी भाई इससे डिसएग्री करते हैं तो वो अपना म्यूजिक निकाले, मैं अपना म्यूजिक निकालूं, और मैं इस तरह से केपीके को शो करूंगा जैसे वो है, जैसे हमारे लोग हैं, और मैं हर एक इलाके की रिप्रेजेंटेशन करूंगा। जीक अफरीदी साहब ने ये बात भी की थी कि क्या कोक स्टूडियो रहीम शाह को भूल गया था? इतना बड़ा आर्टिस्ट है, पश्तून आर्टिस्ट रहीम शाह, उसको कभी कोक स्टूडियो क्यों नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे लाया? रहीम शाह भाई की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, और मैं दिली, उन्होंने भी एक रिवोल्यूशनरी म्यूजिक बनाया, उन्होंने भी म्यूजिक को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम किया है। तो अभी मुझे इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्या सीन है, क्योंकि मैं ना तो मतलब कोक स्टूडियो का वो, बट मेरा उनसे एक गिला है कि क्या मतलब है इस बात का कि मतलब रहीम शाह नहीं आए। मतलब ये बात का मुझे कोई तुक नहीं बनता कि वो क्यों इस तरह से कह रहे हैं। मतलब अभी मैंने गाना गाया है, वो एक तरफ से मतलब ये भी कह रहे हैं कि ज़हूर ने काफी ज्यादा अच्छा ये गाना गाया है, सही है, और फिर ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मतलब रहीम शाह को होना चाहिए था इसमें। तो मुझे पर्सनली ये चीज थोड़ी सी बायस लगी है कि मतलब उन्होंने क्यों इस तरह से कहा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं खुल के बातें करता हूँ। मुझे पर्सनली थोड़ा सा बुरा लगा है कि यार ये पश्तून क्या कहते हैं म्यूजिशियन है, और इन्होंने, और इतने इंटेलेक्चुअल है, और उन्होंने ये बात कही है, तो मतलब ये काफी ज्यादा अजीब किस्म की बात है। आपने अपना जवाब दे दिया। ये तो था एक रिएक्शन जीक अफरीदी साहब की तरफ से। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस गाने को लेकर? मैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब जीक अफरीदी भाई ने जो बातें कही है ना, इससे मैं डर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ये पश्तो का ऑलमोस्ट पहला ओरिजिनल था कोक स्टूडियो का, मतलब कोक स्टूडियो का पहला ओरिजिनल था। तो मैं इस बात से डर रहा था कि यार सीन ये है कि मतलब शायद इससे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिले, बहुत ज्यादा। मगर मैं समीरा आपसे एक बात कहूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतने मैसेजेस ओवरसीज पाकिस्तानी पख्तूनों से आए हैं ना, अफगानिस्तान से, केपीके से, सही है, और जो बिल्ड्स हैं पश्तूनों के, उनसे इतने मैसेजेस आए ना, मैं बता नहीं सकता कि यार थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस साइड ऑफ पख्तूनख्वा। कोक स्टूडियो के इस गाने पे काम कब से कर रहे थे आप, और सेट पे रिकॉर्डिंग करने में किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया? प्रोसेस पे हमारे 2 साल लगे हैं, सही है, और लास्ट दिन तक हम काम कर रहे थे लिरिक्स पे। ज़हूर ये सही साउंड नहीं कर रहा, ये इस तरह से करना है, ये इस तरह से साउंड सही नहीं कर रहा, ये इस तरह से करना है। बाकायदा अगर आप गाने को देखें ना, लिरिक्स को देखें, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें बैक पे होती है। इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना होता है कि यार हमने किस तरह से हिस्ट्री को मतलब कहाँ की हिस्ट्री को कहाँ से जोड़ना है। अभी इसमें पर्शियन तार यूज हुआ है, सही है, रुबाब की जगह, और पश्तो जो है ना निकली फारसी से। सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया के लिए ये एक्सेप्टेबल कैसे बनाना है। आप किसी भी अंग्रेज का रिएक्शन उठा ले, वो गाता रहता है ज्वंदस्ता, मतलब क्योंकि वो आसान है, जबान पे आ जाता है ना। अभी ऐसे अल्फाज भी चुनने होते हैं कॉम्पोजिशन में कि मतलब वो अगर दुनिया में कहीं भी कोई और जबान के लोग बैठे हुए हो तो अपने साथ जो है ना वो नैरेटिव को बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। चंद बोल हो जाएं इस गाने के, कुछ लिरिक्स आप गुनगुना दें हमें। Rakai malah kula chapsi sarvama lakkali bunne
Sarma or pasilarda mehane dazlako Sadaşvadık kulaus पर ले रहे पा दुनिया Suç meçi biade si kulle Tamiyo makam dar sulle Nashama de zape puyolle Gule wali de dasi kulle Dasi kulle Dasi kulle Suç meçi biade si kulle Tamiyo makam dar sulle Gule wali de dasi kulle Dasi kulle